हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसलिए यह सफ़र जारी है। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमने बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे, चाहे मैं बात करूँ एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस हों या एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो हमने किए थे। हम आगे नेक्स्ट है क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो वही डिजिटल सिस्टम हमारा चल रहा है जिसके माध्यम से हमें क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता नहीं होती, हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस करते हैं। तो ठीक है, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आगे आने वाली एग्ज़ामों में चाहे वो राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की मैं बात करूं या मैं अन्य अदर्स एग्ज़ाम एसएससी बैंक रेलवे किसी भी कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम की बात करूँ तो उसमें मैथ्स का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ्स का सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना क्या होता है, लगभग तय होता है। तो आपके लिए क्लासेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नीचे दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। क्या कहा गया है कि नीचे दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो महत्तम समापवर्त क्या होगा? महत्तम नहीं, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? क्या पूछा है? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चंस में यही देखना होता है कि हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो किस प्रकार की वैल्यू है। तो हम बात करते हैं, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है लघुत्तम समापवर्त। अब इसका सॉल्यूशन हम जब करते हैं तो पहली बात, लघुत्तम समापवर्त का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए कि हमसे पूछा क्या गया है, एलसीएम या एचसीएफ। तो हमसे क्या पूछा गया है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम के बारे में हमसे पूछा गया है। एलसीएम का हमें मान है वो बताना है, जबकि कंडीशंस दी हुई है कि दो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है? प्राइम नंबर हैं, जिनका कि क्या दिया हुआ है? गुणनफल हमें दिया हुआ है 104 104 है। तो हमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और ऑप्शंस भी आप देखिए किस प्रकार के हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं ऐसे लाने का उद्देश्य भी यही रहता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हमें फैक्ट टू फैक्ट आंसर देना है। अगर हमें फैक्ट के बारे में पता है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होता है तो हम आसानी से है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। अन्यथा आप इसमें कितना ही अपना दिमाग लगा लो, आप पे आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखिए आप, ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई इशू मैथ में होता ही नहीं है ज़्यादातर कंडीशंस में कि किसी हम संख्या को निर्धारित ही नहीं कर सकते। फिर हम बात करें, बी ऑप्शन दिया हुआ है 104 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि महत्तम समापवर्त के बराबर, यानी कि एचसीएफ के बराबर होगा क्या इसका एलसीएम। तो अब ये क्या है कंडीशंस? तो इसके लिए मैं आपको एक लाइन लिख रहा हूं, बस वो लाइन ध्यान में रखनी है कि सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सह अभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है, सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एलसीएम के। बस इस बात पर फोकस कीजिए आप। क्या होगा? एलसीएम आपको दिख रहा होगा कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। और क्या लिखा हुआ है, मैंने ये लाइन जो है लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके इज इक्वल टू है? सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो एलसीएम के बराबर है। ये बस लाइन याद रखनी है। तो आपका क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में हो गया। तो क्या होगा यहाँ? दैट मीन्स एलसीएम की हम बात करें तो क्या हो जाता है? एलसीएम 104। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मात्र फैक्ट है, मात्र 2 सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं। अगर हमें इस बात का पता है कि सह अभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, वो एलसीएम के बराबर होता है, तो क्या होगा? हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया।
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। 104 बी ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं फैक्ट टू फैक्ट, तो इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन है वो करा दिया है। तो कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं होगी वैसे, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए, आपका आंसर है आपको दिया जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इन क्लासेस के बेनिफिट्स भी अदर स्टूडेंटों तक पहुंच जाएं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना था क्या कि लघुत्तम समापवर्त्य हमसे पूछा गया था, यानी कि एलसीएम। और एलसीएम क्या होता है, ये लाइन है वो याद रखनी है कि सहअभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम के इज इक्वल टू होता है। तो प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 104, क्वेश्चन में देखिए आप 104 दिया हुआ है, तो एलसीएम भी कितना हो जाएगा 104, और बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर अपने। ठीक है, इसको मैं कर देता हूं रफ। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिए कि क्या कहा गया है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y। अब ये क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का कहें तो हम उसका यूज हो रहा है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने बात लिखी थी कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो किसके इज इक्वल टू होता है, वो एलसीएम के इज इक्वल टू होता है। तो उसका यूज कहाँ हो रहा है, वो यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, और यूज होगा इसी प्रकार से, क्योंकि वो क्वेश्चंस इसीलिए मैंने आपको करवाया था कि आगे आने वाले किसी भी प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस हो तो उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। आपको अगर डायरेक्ट फैक्ट याद है तो फिर प्रॉब्लम होने वाला सवाल भी नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो अभाज्य संख्याएं x और y है, और कंडीशंस भी दे दी, यानी कि संख्याएं तो x y है लेकिन क्या कहा गया है, x इज ग्रेटर देन y। तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या कहा गया है, x इज ग्रेटर देन y है का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम हमें दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है 533। क्या दिया हुआ है एलसीएम 533। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए कि दो अभाज्य संख्याएं हैं x y और कंडीशंस दी हुई है x ग्रेटर देन y है। फिर एलसीएम की हम बात करें, लघुत्तम समापवर्त्य दिया हुआ है 533 है, और हमें मान ज्ञात करना है किसका 4y माइनस x। 4y माइनस x है, इसका हमें क्या है वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो कोई टिपिकल वाली बात भी नहीं होती। ठीक है, अब हम पॉइंट पर आते हैं कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याएं दो कौन सी हैं, x और y। ठीक है, और कंडीशंस भी दे दी कि x क्या है ग्रेटर देन है, यानी कि x बड़ी संख्या है किससे, y से, कंपेरिजन में y के x बड़ा है। ठीक है, और हमें एलसीएम जो लघुत्तम समापवर्त्य है उसका मान दे दिया, कितना है 533 है। अब हमें पता करना है किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4y माइनस x की। तो हम कैसे निकालेंगे 4y माइनस x। ठीक है, तो अब हमें क्या है, पहले ये देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम 533, और क्या है दो अभाज्य संख्याएं हैं। अगर दोनों अभाज्य संख्याएं x y है तो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लाइन लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, इस अभाज्य संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल होता है वो किसके इज इक्वल टू होता है, एलसीएम के इज इक्वल टू होता है, लिखाई थी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, x y हैं, लिख देता हूँ मैं। प्राइम नंबर की हम बात करें, अभाज्य संख्याएं हैं x व y। ठीक है, अब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू में 533 यानी कि 533। अब हमें अभाज्य संख्या, क्योंकि ये क्या है x व y अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें क्या है ये दो वैल्यू x और y की पता करनी होगी, यानी कि कौन सी वो संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट गुणनफल है वो 533 है। बस इतना पता करना है, और इतना पता किससे होगा, ये चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। जितनी आप संख्याओं के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाली एग्ज़ाम में आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 533 हैं x और y। अब x y का क्या मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 533। अब ऐसी संख्याएं हमें ढूंढनी है, और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर होता है, जो अभाज्य संख्याएं की मैं बात कर रहा हूँ
प्राइम नंबर की, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राइम नंबर होता क्या है अभाज्य संख्या, इस बात को भी जानते हो आप। वह संख्या है जिनमें या तो स्वयं का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 से। 3 है, 5 है, 7 है, हम बात करेंगे इसकी 11 है, 13 है, 17, 19, 23, एज इट इज़ ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अब हमें क्या है ये देखना है कि इसमें डिवाइड किसका होगा। 2 से हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, विषम संख्या है, इकाई का अंक क्या है, विषम है, तो होना ही नहीं है 2 से। 3 से क्या करना पड़ता है? 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? तीनों का टोटल क्या आना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन क्या है, 5, 3, 8, 3, 11, तो 11 कभी 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 से डिवाइड होगा नहीं, 0 और 5 नहीं है। 7 से डिवाइड होगा नहीं, फिर 11 से, 11 में के लिए भी आप देखिए 44, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 9, 3, यानी कि 11 से नहीं होना। अब बात आती है 13 की, तो अब 13 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं संख्याओं में से हमें पता चल जाएगा, या फिर हम डायरेक्टली इसमें जब कैलकुलेशंस करेंगे इन संख्याओं की, तो इस प्रकार की संख्याएं आती है, कोई ज़्यादा टिपिकल आती नहीं है। तो 13 का हम डिवाइड करें 533 में, 533 में हम क्या करेंगे, 533 है उसमें हम क्या करते हैं, 13 का डिवाइड करते हैं। तो 13 का डिवाइड करने पर कितना आ जाता है, 13 चौको 52, यानी कि 52 हो गया। तो 1 बचा और 1 और 3 यानी कि 13। अब 13 भी एक अभाज्य संख्या है और 41 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि देख लो चाहे 41 में भी या तो 1 का डिवाइड होगा या 41 का ही होगा, अन्य किसी संख्या से ये दोनों संख्याएं ही डिवाइड नहीं होंगी। यानी ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, और हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 533। तो ये बात समझ में आ गया कि 13, 41। ठीक है, अब 13, 41 है, और हमें एक कंडीशंस भी दी हुई थी साथ में। क्या दी हुई थी, अब इसको तो हम लिख लेते हैं शायद डायरेक्ट, क्या हो जाता है 41 × 13 = में 533। तो ये कंडीशंस हमने बना ली, हमें पता है x और y या तो 14 और 13 में से ही x है और x और y है। ठीक है, अब हमें क्या है कंडीशंस दी हुई थी, क्या दी हुई थी, x है वो इज़ ग्रेटर देन y होगा, ये कंडीशन भी दी हुई है क्वेश्चन में। देखिए आप, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसीलिए मैं इस प्रकार के डिजिटल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एज इट इज सामने जब लिखा हुआ दिख रहा होता है, और टाइम्स के लिए हम खर्च नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशंस करना है, तो उसमें बेनिफिट ही हमारा होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखो आप दिख रहा है क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन y, तो हमें क्या होगा, यहाँ से क्या वैल्यू पता चलेगी, यहाँ से x और y की वैल्यू पता चलेगी। तो x बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x और y की दोनों की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। क्या होगा, x बराबर क्या होगा 41 और y बराबर क्या हो जाएगा 13। और ये क्यों लिखा है हमने, इसकी वजह से कि x क्या है, ग्रेटर देन y है। अब हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4y - x, क्या लिखा हुआ है, 4y - x का मान ज्ञात करना है हमें। तो क्या लिखेंगे हम, 4y - x। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 × y की वैल्यू कितनी है, 13 है, माइनस x की वैल्यू कितनी है, 41 है। सॉल्यूशन करना है इसका, 13 × 4 कितना हो जाता है, 52 माइनस 41, और आंसर आ जाता है 11। कितना आ जाता है, 11। अब 11 है, आंसर आ गया, आपको सॉल्यूशन पता चल गया। हमने दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, वो हमें दिया हुआ था कितना, 533 है। यानी कि क्यों दिया हुआ था, क्योंकि एलसीएम हमें दिया हुआ था। अब वो लाइन अगर हमें याद है कि अभाज्य संख्याओं गुणनफल एलसीएम के = होता है, तभी हम इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं, नहीं हम शुरू में ही स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हम क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये पता होना आवश्यक था। फिर इसके बाद में तो x ग्रेटर देन y कंडीशन दी हुई थी, इसके आधार पर हमने x और y की वैल्यू है वो क्या कर ली है, पता कर ली है। तो x और y की वैल्यू है ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या है, 4y - x है उसका सॉल्यूशंस किया है, और 4y - x का सॉल्यूशंस करने पर आंसर आया 11। तो आपका ऑप्शन है तो कौन सा राइट हो जाता है, वही बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात है नहीं, क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, तो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। अब हम
बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन समझ में आ ही गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये देखिए। इसमें कुछ इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसका HCF है वो x प्लस k है, तो k का मान क्या होगा। यहाँ HCF दिया हुआ है, k का मान पूछा है। अब हम क्या है, हम दोनों इक्वेशंस क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही है। और सेकंड इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ये दोनों इक्वेशंस यही हैं। अब इनका हमें HCF दिया हुआ है, तो इनका HCF क्या दिया हुआ है, x प्लस k। वहाँ k का मान हमें ज्ञात करना है। अगर हम इस इक्वेशंस का HCF निकाल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, HCF का मान। और HCF के जब हमारे पास में वैल्यू HCF की दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसको हम इज इक्वल टू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, आंसर आ जाएगा, k का मान याद आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम, वही अब इसकी हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हम करते थे हम बात करें HCF की, जैसे कि 18 एंड 24 है। अब इसका HCF निकालना होता था तो हम क्या करते थे, अब आज गुणनखंड करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही करते थे कि इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसकी हम बात करें तो 2 इंटू 2 4 टू 8 इंटू 3 कर सकते हैं। अब इनमें से कॉमन हम वैल्यू ढूंढते थे और कॉमन वैल्यू जितनी मिल गई वही हमारा क्या हो जाता था, HCF हो जाता था। तो यही चीज़ें हमें इसमें करनी है, इनमें भी कॉमन वैल्यू हमें ढूंढनी है। बट उससे पहले हमें इसे क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, सरलीकरण इसका करना होगा कि किस प्रकार की वैल्यू है उनसे ये डिवाइड होगा। कहने का मतलब है अगर 6 HCF आता है तो वह 6 HCF क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा। वही जो HCF इनका आएगा वो इन संख्याओं को डिवाइड करेगा। तो इनका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। और गुणनखंड ज्ञात करना आपको आता है, छोटी कक्षाओं में ही हम सीख चुके हैं। तो गुणनखंड करना हम एक एक इक्वेशन का कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या हो जाता है 6x स्क्वायर और ये 5x। अब हमें ऐसी संख्याएं हैं वो ढूंढनी है जिनमें कि क्या हो, जिनका योग करने पर तो क्या है 5 और गुणा करने पर कितना है 6। तो वो कौन सी संख्याएं हैं, 2 और 3। बहुत ही सिंप्लीफिकेशन, बहुत ही है, इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे उन संख्याओं में तोड़ लेंगे। 5x को हमने तोड़ लिया है 3x प्लस 2x में। अब इनमें से कॉमन लेंगे हम, यहाँ से x हम कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाता है, x प्लस 3 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ से भी x प्लस 3 आ जाता है। अब दोनों में ही हमें क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3, तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस। अब ये समझ में आया नहीं आया, ये तो छोटी बातें हो गई, ये अब HCF LCM वाले भी टॉपिक में समझाने वाली बात नहीं है, तो बच्चों वाली बात हो गई। पहले भी इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं वो कर चुके हैं, तो कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, और ये छोटी क्लासेज में भी आपने सीखा होगा। इसका सिंप्लीफिकेशन हमने किया है ओनली। इसका गुणनखंड है, इस जो हमने ज्ञात किए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, उसके गुणनखंड क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2। क्या होंगे, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। तो ये गुणनखंड हमें क्या है, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई है, सेकंड इक्वेशन है वो क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ये दी हुई है। इसका जब हम सॉल्यूशंस करते हैं तो वही हमें क्या करना है, 15 आना चाहिए गुणा करने पर और प्लस करने पर 8। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वही 3x प्लस 5x होता है ना, 5 इंटू 3 15 हो जाता है और 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 हो जाता है। तो अब हम करेंगे 15, तो यहाँ से अब x कॉमन लेंगे तो वही आ जाता है यहाँ x प्लस 3, और यहाँ हम कॉमन लेंगे 5 तो यहाँ आ जाता है x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 3 फिर दोबारा कॉमन आ जाता है और कॉमन आने पर ही क्या हो जाता है, x प्लस 5। तो ये समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। ये आ जाता है सेकंड इक्वेशन है उसका गुणनखंड। तो दोनों के गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिए,
अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों का जो HCF हो वो x प्लस के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? HCF x प्लस के दिया हुआ है। किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन बट हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पहले यहाँ से HCF हम ज्ञात करते हैं। तो अब हम HCF ज्ञात करते थे, तो मैंने भी आपको बताया था जैसे कि 18 और 24 में कॉमन क्या आया था? 6 कॉमन आया था। तो हमने क्या किया था? 6 को ही क्या माना था? HCF माना था। ठीक है, अन्य संख्याएं भी आई थी, लेकिन उनको कॉमन क्यों नहीं माना था? क्योंकि दोनों में वो क्या है? रिलेट नहीं कर रही हैं, यानी कि दोनों में वो उपस्थित नहीं है। दोनों में उपस्थित होनी चाहिए, तभी हम उसको कॉमन मानकर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं HCF के रूप में। तो यहाँ दोनों ही कंडीशन में आप देखिए कि कौन सी संख्याएं हैं जो हमें क्या दिख रही हैं? कॉमन है। x+3 और x+2 है यहाँ x+3 x+5 है। तो इसके हिसाब से हमारा HCF क्या हो जाता है? x+3। ये बात अगर समझ में आ गई, हमें अगर क्वेश्चन ये नहीं कहा होता कि इसके इज इक्वल टू है क्या है, हमसे ये कहा गया होता कि x² + 5x + 6 x² + 8x + 15, इसका HCF हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात करते हैं? यहाँ HCF ज्ञात करते हैं और हमारा आंसर यहाँ तक हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता है? x+3 हो जाता। बट हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन देखिए ये क्या कहा गया है? HCF दिया हुआ है कितना? x + k। तो जब x + k हमें दिया हुआ है तो HCF की जगह हम क्या लिखते हैं? x + k, और यहाँ क्या करेंगे? x+3। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा? k = 3। और यही देखो हमसे वैल्यू पूछी है कि k का मान क्या होगा, तो k का मान कितना होगा? 3। ये क्या हो जाता है? राइट आंसर। इम्पॉर्टेंट है, याद में रखना तरीका, बस और कुछ नहीं। हमें संख्या याद थोड़ी ना रखनी है, हमें क्या याद रखना है? तरीका। क्या हमने 2 इक्वेशंस हैं, ये गुणनखंड विधि है गुणनखंड याद करने की, जिनमें कि बीच की संख्या को हम क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं, और टुकड़े उस प्रकार करते हैं कि वो दोनों संख्याओं का क्या हो, यानी कि ये संख्या है उसका क्या हो? मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई के रूप में आए ये संख्या। जैसे कि 3 × 2 में हमने क्या किया कि 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है, और 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। इसी प्रकार 3 + 5 8 होता है, और 3 × 5 कितना होता है? 15। ठीक है, इससे हमने याद कर लिया गुणनखंड। अब गुणनखंड में जो भी चीज़ कॉमन है वो HCF के रूप में होगी। तो HCF में क्या आया? x+3। जबकि हमें क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि HCF कितना दिया हुआ है? x + k। तो हमने x + k उसकी जगह मान रखा, तो यहाँ से k का मान कितना आया? 3। और ऑप्शंस के हिसाब से वही राइट आंसर क्या हो जाता है आज? B। क्या हो जाता है? बी क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। और ये आपको तरीका है अच्छा लगा होगा, यहाँ पर हम क्वेश्चंस हैं, अब हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चंस कर सकें, इसलिए मैं आपके सामने क्वेश्चंस डायरेक्ट लेकर आता हूँ डिजिटल सिस्टम के साथ में, और हम इसका सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो आपको क्लासेस कैसी लगी, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इस क्लासेस के बेनिफिट उठा सकें। जब मैं आगे आने वाली एग्ज़ाम चाहे LDC की बात करूँ या पशु परिचर, उनके लिए भी ये टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ भी उनका बेनिफिट है आपको देखने को मिलेगा। CET जो कि सितंबर और अक्टूबर में होने वाली है, तो उनमें भी मैथ्स के टॉपिक हैं, तो 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 10 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, अपनी कहें तो एक कट ऑफ को इंक्रीज़ करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो वो 10 क्वेश्चंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें उन पर भी फोकस करना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।